यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम यू टू ऑल। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के कुछ क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, जो आपकी एग्जाम हुई है प्रीवियस ईयर्स में, उसमें पूछे गए उसी प्रकार के क्वेश्चन हम लोग आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे। और जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यदि आप बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 2500 क्वेश्चन की सीरीज को बाय करना चाहते हैं तो आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं 8770803840 पर। इसमें ग्रेड 2 ग्रेड 1 के सारे पेपर इंक्लूडिंग सीटेट यूपीटेट जितनी भी एग्जाम्स होती है जिसमें आपका बाल विकास शिक्षा शास्त्र शिक्षा मनोविज्ञान पूछा जाता है, उसके सारे ही क्वेश्चन टॉपिक वाइज अरेंज किए गए हैं। ठीक है, तो इसकी बेस्ट प्रिपरेशन आप यदि सीडीपी की करना चाहते हैं तो आप इस क्वेश्चन सीरीज के थ्रू कर सकते हैं। बाकी डेली हम लोग इवनिंग एंड मॉर्निंग में इसकी प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। मैथ्स के नोट्स भी अवेलेबल है। यदि आप मैथ्स पेडागोजी के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं और आप उसका डेमो देखना चाहते हैं, डेमो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डेमो वीडियो की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सीडीपी ईवीएस के भी डेमोज रखे हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं मैथ्स के नोट्स प्राप्त करने के लिए 8770803840 पर। ओनली जस्ट ₹99 में मैथ्स के नोट्स अवेलेबल हैं। पूरा कंटेंट रहेगा, थ्योरी रहेगा, उसके साथ आपके क्वेश्चंस भी रहेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे हुए क्वेश्चंस भी इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। राइट, सारी चीज़ें आपको जस्ट ₹99 में मिल रही है, आप इसे बाय कर सकते हैं। ईवीएस के नोट्स भी सेम इसी तरीके से अवेलेबल हैं। ओके, चलिए सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है, यदि उन्हें सेशन अच्छे लग रहे हैं वो सेशन को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी तरीके से अपने फ्रेंड सर्कल में आप लिंक को शेयर कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन है, विकास कभी भी रुकता नहीं है, यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? डेवलपमेंट नेवर स्टॉप। ये चीज़ें इंटीग्रेशन को, एकीकरण को बताती है, ये चीज़ें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बताती है, ये चीज़ें यूनिफॉर्म पैटर्न को बताती है, या फिर ये चीज़ें निरंतरता, कंटिन्यूटी को यहाँ पर बताती है। तो देखो, विकास क्या होता है? कभी ना रुकने वाली प्रोसेस होती है, निरंतर चलते रहने वाली प्रोसेस होती है। तो ये चीज़ें क्या बताती है? निरंतरता को बता रही है ना। जिस तरीके से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पेड़ हमेशा ग्रोथ करता रहता है, बढ़ता रहता है, तो यदि यहाँ पर विकास का सिद्धांत लगाया जाएगा तो कौन सा सिद्धांत लगेगा? पेड़ हमेशा ग्रोथ करता रहता है, बढ़ता रहता है, तो वो भी निरंतरता के सिद्धांत को यहाँ पर फॉलो करता है। आंसर आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी। राइट, अगले प्रश्न की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कार संगीत सीखना या कविता या गणितीय तालिका आदि को याद रखने में यदि कई बार अभ्यास और विभिन्न कार्यों तथा संचालन को पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है, मानव अधिगम के इन मामलों में मस्तिष्क के संबंध में मजबूत या कमजोर होता है। थॉर्नडाइक का यह नियम क्या बताता है? देखो क्या पूछा गया है। कार सीख रहे हैं हम लोग, संगीत सीख रहे हैं, या फिर कविता सीख रहे हैं, या फिर गणितीय तालिका, कोई भी टेबल याद करें, तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी? हमें बार बार आवश्यकता होगी कि हम लोग क्या करें, उस चीज़ का अभ्यास करें। ठीक है, बार बार हमें क्या करनी पड़ेगी? उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मैक्स मेन परफेक्ट वाली कहानी है। अभ्यास की बात किस में करी जाती है? थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम में 3 मुख्य नियम होते हैं। अभ्यास का नियम होता है, प्रभाव का नियम होता है, तत्परता का नियम होता है। जैसे ही आपसे यहाँ पर लिख भी दिया गया हिंट के फॉर्म में कि अभ्यास की बात हो रही है। एक प्रभाव का नियम मतलब कोई भी चीज़ आपको किस तरीके से इम्पैक्ट करती है, प्रभावित करती है, तो वो आपका प्रभाव का नियम हो जाएगा। तत्परता, आप इंटरनली किसी भी चीज़ को लेकर कितना रेडी हैं, किसी भी कार्य को करने से पहले हमारे अंदर जो एक्टिवनेस होती है, जो रेडीनेस होती है, वो हमें क्या बताती है? तत्परता के नियम को बताती है। राइट, तो इस तरीके से थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए थे और कुछ 5 गौण नियम उनके द्वारा दिए गए हैं। अगले प्रश्न की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। शैक्षिक मार्गदर्शन का कार्य क्या होता है? शिक्षा का सर्वोत्तम लाभ देना, महान शिक्षकों के दर्शन को समझना, व्यावसायिक जानकारी देना, या फिर छात्रों के बीच में सामाजिक मेलजोल को बढ़ाना। तो क्या एजुकेशनल गाइडेंस हमें बताता है? यदि हम बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं तो हम लोग क्या चाहते हैं? गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ द एजुकेशन, जो हमारी शिक्षा है उसका सर्वोत्तम लाभ यहाँ पर बच्चों को प्राप्त हो। सेकेंड है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा महान दार्शनिक जो है, जो फिलोसोफर है, उनके बारे में बच्चों को जानकारी दें, व्यावसायिक जानकारी दे सकते हैं, या फिर छात्रों के बीच में मेलजोल बढ़ा सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा? एजुकेशन का जो बेस्ट आउटकम है वो बच्चों के पास लेकर जाना, सर्वोत्तम लाभ जो शिक्षा दे सकती है वो बच्चों तक पहुंचाना। आंसर आपका क्या होना चाहिए था? ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विद्यार्थियों के बीच विविधता का अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? हम लोग देखते हैं बच्चों में काफ़ी ज़्यादा बच्चे डाइवर्स होते हैं, विविध प्रणाली के, प्रकृति के होते हैं। तो यदि आप उसे देखना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, तो आप क्या उनका इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे। प्रयोगात्मक तरीका हो सकता है, प्रयोगात्मक विधि हो सकती है,
अवलोकन विधि हो सकती है या फिर केस स्टडी हो सकती है। तो बच्चों के बीच में यदि हम लोग डाइवर्सिटी का अध्ययन करना चाहते हैं तो हम लोग ना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। इंट्रोस्पेक्शन हमेशा खुद का होता है, एक स्व आकलन या फिर स्वयं का आकलन करने की प्रक्रिया, आत्मनिरीक्षण की प्रोसेस यहाँ पर कहलाती है। तो ये तो नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट करने की बात नहीं हो रही है। डाइवर्सिटी में कहाँ आप उस बच्चे का एक्सपेरिमेंट कर लोगे, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल मेथड अपना लोगे। अवलोकन हो सकता था, केस स्टडी हो सकता था। बहुत सारे विद्यार्थियों की डाइवर्सिटी का अध्ययन करना है तो हम लोग अवलोकन की तरफ जाएंगे। और पर्टिकुलर किसी एक बच्चे की बात की जाती कि ये बच्चा बार बार कक्षा से भाग रहा है, इस बच्चे को क्या समस्या है पता करिए, तो फिर हम लोग ऐसी स्थिति में जाते केस स्टडी की तरफ। लेकिन अभी बहुत सारे विद्यार्थियों की डाइवर्सिटी की बात करिए तो हम लोग आंसर क्या करके आएंगे, अवलोकन विधि का, ऑब्जर्वेशन मेथड का। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सिफेलोकाउडल का अर्थ क्या होता है? सर से पैर की ओर जाना, पूर्ण से अंश की ओर जाना, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना, या फिर केंद्र से परिधि की ओर जाना। क्या मतलब होता है सिफेलोकाउडल का? देखो सिफेलोकाउडल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, एक सेकेंड रुकना, ये देखो सिफेलोकाउडल को हिंदी में क्या बोला जाता है? शिरोन्मुख सिद्धांत। शिरोन्मुख मतलब सर से स्टार्ट होने वाला, है ना, सर से स्टार्ट होने वाला, हेड टू टॉय जाने वाला शिरोन्मुख सिद्धांत या सिफेलोकाउडल सिद्धांत इसे बोला जाता है। मानव विकास का डेवलपमेंट जो होता है, मनुष्य के अंदर जो ग्रोथ होती है वो किस तरीके से होती है? सर से पैर की तरफ होता है। इसी तरीके से प्रॉक्सोमो डिजिटल भी होता है, ठीक है, परिधि से बाहर की तरफ जाने वाला सिद्धांत। थोड़ा सा अच्छा बना देते ताकि दिखने में सही लगे ये हंसता हुआ बच्चा। तो अब यहाँ पर प्रॉक्सोमो डिजिटल में क्या होता है? डेवलपमेंट जो होता है वो किस तरीके से होगा? डेवलपमेंट हमारा होता है कुछ इस तरीके से। परिधि से बाहर की ओर निकलने वाला सिद्धांत को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉक्सोमो डिजिटल का सिद्धांत, ठीक है, प्रॉक्सोमो डिजिटल का सिद्धांत परिधि से बाहर की तरफ, और सिफेलोकाउडल जो होता है हमारा सर से पैर की तरफ होता है, राइट। अगले प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है, किसका सिद्धांत संस्कृति पर केंद्रित है जिसमें एक बच्चा बड़ा होता है? ये कथन किसके द्वारा कहा गया होगा? संस्कृति की बात कौन करते हैं? कल्चर की बात कौन करते हैं? फ्रॉम करते हैं, फ्रायड करते हैं, वाइगोत्स्की करते हैं, या फिर कोहेलबर्ग करते हैं? ये तो नैतिक विकास वाले हैं, ठीक है। तो वाइगोत्स्की ही कल्चर संस्कृति की बात करते हैं। आंसर आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। वो समाज उस संस्कृति में रहकर बड़ा होता है, वहीं से चीज़ों को लर्न करता है, वहीं से चीज़ों को प्राप्त करता है। भाषा का भी उतना ही इंपॉर्टेंस होता है, राइट। प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एक बच्चा केवल तभी खड़ा होता है जब शिक्षक कमरे में प्रवेश करता है, न कि जब कोई छात्र या अन्य वयस्क कमरे में प्रवेश करता है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत इस व्यवहार की व्याख्या करता है? स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन यानी कि उद्दीपक विभेदीकरण, स्टिमुलस जनरलाइजेशन यानी कि उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक अनुक्रिया, या फिर उद्दीपक प्रेक्षण। कौन सी चीज़ ये बताती है? मान लो हम क्लास के अंदर गए हैं, हम टीचर हैं, हम लोग जब क्लास के अंदर जाएंगे बच्चे उठकर हमें सम्मान देंगे, लाइक गुड मॉर्निंग मिस, गुड मॉर्निंग सर, इस तरीके से बोलेंगे। लेकिन जब कोई भी स्टूडेंट या उसी का फ्रेंड जब क्लास के अंदर एंटर करेगा तब वो नहीं उठेंगे। मतलब बच्चा समझ चुका है कि एक टीचर के आने पर इस तरीके से उनको सम्मान के रूप में खड़ा होया जाता है, खड़े होकर उनका सम्मान किया जाता है। जब बच्चा इस चीज़ को सीख जाता है, मतलब उसने क्या कर लिया है? उसने स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन कर लिया, उसने चीज़ों के बीच में जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को बच्चा यहाँ पर समझ चुका है। स्टिमुलस पर रिस्पॉन्स देना एक नॉर्मल प्रोसेस होती है, स्टिमुलस को समझना, उसको ऑब्जर्व करना। और उद्दीपक सामान्यीकरण जब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल वे में चलती है, मतलब स्टिमुलस का बच्चे ने या फिर कोई भी एनिमल वगैरह भी हो गया तो उसने उस चीज़ को जनरलाइज कर लिया, उसने इस चीज़ का सामान्यीकरण कर लिया है। जब बच्चा डिफरेंस करना सीख जाता है, लाइक हमने एक पैरोट के एग्जाम्पल से भी समझा था कि पैरोट तोता जो है समझ जाता है कि कब उसको आवाज़ निकालनी है, डोरबेल बजने पर आवाज़ निकालनी है, या फिर फ़ोन की घंटी बजती है तब अपनी आवाज़ को निकालना है। मतलब डिफरेंस करना हम लोग सीख जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेशन यानी कि विभेदीकरण करना, राइट। अगले प्रश्न की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। एक बुद्धि परीक्षण क्या होगा जो सभी संस्कृतियों के सामान्य अनुभव से संबंधित हो? संस्कृति अग्रिम परीक्षण, संस्कृति पक्षपाती परीक्षण, संस्कृति मुक्त परीक्षण, या फिर संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण। आप इसे इंग्लिश में भी देखते हैं फॉरवर्ड, आप उसे आगे बढ़ाएंगे, आप उसका बायस, आप कल्चर जो संस्कृति है उसके लिए पक्षपाती हो जाएंगे। आप संस्कृति मुक्त, संस्कृति से मुक्त परीक्षण करेंगे जो किसी भी पर्टिकुलर धर्म, संस्कृति, जनजाति, जाति को नहीं मानता होगा। या फिर संस्कृति से फेयर टेस्ट आप लेंगे, संस्कृति से निष्पक्ष होकर आप टेस्ट यहाँ पर लेंगे। क्या आंसर राइट होना चाहिए? एक बुद्धि परीक्षण क्या हो सकता है जो सभी संस्कृतियों के सामान्य अनुभव से यहाँ पर संबंधित होगा? संस्कृति मुक्त परीक्षण, कल्चर फ्री टेस्ट उसको यहाँ पर बोला जाएगा, जो सभी संस्कृतियों के सामान्य अनुभव से संबंधित होगा।
चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एक बुद्धि परीक्षण में सामान्य जानकारी के ज्ञान का मूल्यांकन किस प्रकार के प्रश्न से करते हैं। मान लो हमें क्या करना है, किसी भी व्यक्ति के बारे में सामान्य जानकारी लेनी है, जनरल इंफॉर्मेशन लेनी है, तो हम लोग कैसे ले सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न हम लोग उससे पूछ सकते हैं। सबसे पहला जो आपका टाइप ऑप्शन है वो कॉम्प्रीहेंशन है। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है हम लोग उससे पूरी डिटेल के अंदर जानकारी ले रहे हैं। कॉम्प्रीहेंशन मतलब आपको सारी चीज़ें इलोबरेटिव वे में विस्तारित रूप में बतानी पड़ेगी। सेकेंड ऑप्शन है आपका इन्फॉर्मेशन, यानी कि समझ वाले, जस्ट एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर ले रहे हो और वही आपका सामान्य जानकारी भी होता है। तीसरा आपका समरूप, मतलब मिलती जुलती चीज़ें आप उससे पूछ रहे हो, सिमिलर चीज़ें आप उससे पूछ रहे हो, या फिर आप उससे कुछ कहावत वाले प्रश्न पूछ रहे हो, बताइए उठ के मुंह में जीरे का अर्थ क्या होता है। इस तरीके से कुछ प्रोवर्ब वाली और इस तरीके से इडियम्स मुहावरों वाली प्रश्न आप उससे पूछ रहे हैं। तो क्या चीज़ें यहाँ पर राइट हो सकती है, एक बुद्धि परीक्षण में सामान्य जानकारी क्या हो सकती है, किस प्रकार के प्रश्न हम बच्चे से पूछ सकते हैं। सूचना वाले प्रश्न यहाँ पर बच्चों से पूछे जा सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके चलिए अगले प्रश्न की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। सबसे वास्तविक मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं क्या है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का मतलब काम में असमर्थता से है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का अर्थ है कि लोगों और आसपास की चीज़ों को नहीं पहचानना। कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, वो क्या हो सकती है, आप उसे मतलब अगर आपको बोला जाए कि उसकी परिभाषा बताइए तो आप उसको कैसे डिफाइन करोगे। क्या इस तरीके से कि आप काम नहीं कर पा रहे हो मतलब आप मेंटली डिसेबल हो, या फिर हमें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। हम लोग खुद को, दूसरों को और आसपास की चीज़ों को नहीं पहचान पा रहे, तो ये क्या एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की प्रॉपर डेफिनेशन हुई। तीसरा है मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हमारे सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करती है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हम कैसे सोचते हैं, हम क्या फील करते हैं, हम क्या अनुभव करते हैं और हम किस तरीके से व्यवहार करते हैं, क्या इन सारी चीज़ों को प्रभावित करती है। और मानसिक स्वास्थ्य समस्या हमारे जवाब देने के तरीके को प्रभावित करती है। क्या आंसर यहाँ पर आपको लग रहा है कि राइट हो सकता है। देखो पहला तो नहीं होगा कि हम लोग असमर्थ है काम करने में, मतलब हम लोग को मेंटल हेल्थ कुछ इश्यूज हो सकते हैं। दूसरा कि हम लोग आसपास की चीज़ों को, लोगों को नहीं पहचान पा रहे, तो इसका मतलब ये होगा कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। थर्ड है मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित करती है, तो बिल्कुल राइट है। यही मेंटल हेल्थ को अच्छे तरीके से यहाँ पर डिफाइन करा। और ऑप्शन नंबर डी ये दे रहा था कि हम लोग यदि अच्छे तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे, मतलब हमें मेंटल हेल्थ रिलेटेड कुछ इशू हो सकता है, जो भी प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पर नहीं है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्रिकेट के खेल के दौरान किस प्रकार की बुद्धिमत्ता के उपयोग किए जाने की संभावना होती है। शारीरिक गति संवेदी, स्वाभाविक बुद्धिमत्ता, संगीत संबंधी बुद्धिमत्ता या भाषा संबंधी बुद्धिमत्ता। क्रिकेट के खेल के दौरान हम लोग क्या कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो किस प्रकार की बुद्धिमत्ता का प्रयोग होगा, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट है। देन आप नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, स्वाभाविक बुद्धिमत्ता की बात कर रहे हैं, तो आप नेचुरल हैं, बिल्कुल प्रकृति प्रेमी है इस तरीके से। संगीत, आपके अंदर संगीत वाली कला है, आप अच्छे से गाना गा सकते हैं, तो वो म्यूजिकल हो गई। और लिंग्विस्टिक, आप कवि हैं, कवयित्री हैं, ठीक है, आप अच्छी सी कविताएं, कहानियां रच सकते हैं, ठीक है, तो वो भाषा संबंधी बुद्धिमत्ता हो जाएगी। तो क्रिकेट का खेल आपका मैदान, स्पोर्ट्स हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। जो निर्देशात्मक सामग्रियों की पर्याप्तता के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। इंसाइटफुल थ्योरी की बात यहाँ पर हो रही है, हमने पढ़ा है ना, इंसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग। इंसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग की बात हो रही है। जो निर्देशात्मक सामग्रियों की पर्याप्तता के बारे में आपको अंतर्दृष्टि देगा, वो क्या हो सकता है। अभी आपसे आकलन के टर्म्स में पूछा हुआ है, क्या वो निदानात्मक आकलन होगा, क्या वो अंतरिम आकलन होगा, क्या वो योगात्मक आकलन होगा, या फिर वो यहाँ पर प्रवेश आकलन यानी कि एंट्रेंस असेसमेंट, इंट्रेंस टेस्ट यहाँ पर हो सकता है। तो क्या आंसर होगा, अंतर्दृष्टि आपको कब मिलेगी। निदानात्मक में हम लोग क्या करते हैं, निदानात्मक में हम लोग कमजोरियों का पता लगाते हैं, राइट। निदानात्मक में लगता है कमजोरियों का पता। अब बच्चा है अंतरिम आकलन, योगात्मक आकलन और प्रवेश आकलन। प्रवेश तो जब बच्चों का एडमिशन होता है तभी एक एंट्रेंस टेस्ट ले लिया जाता है, तो ये नहीं होगा, ये कमजोरियों के बारे में बात कर रहा है। अंतरिम आकलन क्या होता है, इसको आप समझ लीजिए। एक समेटिव होता है, एक हमारा फॉर्मेटिव होता है, और एक होता है हमारा अंतरिम इंटरिम असेसमेंट। समेटिव हमारा योगात्मक है, फॉर्मेटिव हमारा रचनात्मक है, ठीक है, और ये अंतरिम जो एक बीच बीच में ले लिया जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि समेटिव जो है बिल्कुल सेशन के लास्ट में लिया जाएगा, तो यहाँ से अंतर्दृष्टि एक आइडिया नहीं मिलेगा, इसको आप एक आइडिया भी बोल सकते हो। अभी शॉर्ट के लिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक आइडिया मिल जाएगा कि बच्चों ने कितना लर्न कर लिया है। फॉर्मेटिव असेसमेंट हमारा कंटिन्यू चलता रहता है,
ठीक है, हर दिन चलता रहता है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की तरह ये दोनों चीज़ें चलती रहती है। अब ये जो अंतरिम असेसमेंट होता है ये हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि क्या फॉर्मेटिव असेसमेंट टाइम पर हो रहा है और फॉर्मेटिव असेसमेंट जो बच्चे का हो रहा है क्या वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर तरीके इन द सेंस कि सही तरीके से कार्य को एग्जीक्यूट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इस चीज़ को पता लगाने के लिए बीच बीच में ले लिया जाता है हमारा अंतरिम असेसमेंट या फिर अंतरिम आकलन। ठीक है, ड्यूरिंग द स्कूल टाइम हम लोग देखते हैं ना कि बहुत सारे टेस्ट वगैरह अचानक से बीच बीच में हो जाते हैं। ठीक है, जो हमारी क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल एग्जाम होती है उसके बीच बीच में कुछ टेस्ट वगैरह भी हो जाते हैं जो ये चेक करने के लिए लिए जाते हैं ये जो हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं, चाहे वो समेटिव हो चाहे वो डायग्नोसिस हो, क्या वो प्रॉपर तरीके से हो पा रहे या नहीं हो पा रहे। तो एक अंतर्दृष्टि प्रदान करने का कार्य हमें कौन करेगा, अंतरिम आकलन यहाँ पर करेगा। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ आया क्या हमने आंसर किया है यहाँ पर। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो वर्ष होता है अंत में कौन सा किया जाता है, योगात्मक आकलन किया जाता है, इसमें जो होता है हम लोग बोल सकते हैं कि जो बच्चों को फीडबैक मिलता है वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि रिजल्ट आता है। ठीक है, निदानात्मक बच्चों की कमजोरियों का पता लगाने के लिए किया जाता है, बच्चों को यदि कोई समस्या है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है और उसके बाद हम लोग करते हैं रिमेडियल टीचिंग। और एक और होता है हमारा फॉर्मेटिव यानी कि रचनात्मक। रचनात्मक के अंदर हम लोग क्या करते हैं, रचनात्मक के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि बच्चे टाइम पर स्टडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब कंटिन्यू उनका इवेल्युएशन, उनकी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर चलती रहती है, किसके थ्रू, फॉर्मेटिव के माध्यम से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या बताता है, शिक्षार्थी ने अभी तक क्या विकसित नहीं किया है, शिक्षार्थी सहायता के साथ और उसके बिना क्या कर सकता है, शिक्षार्थी समीपस्थ करने में क्या सक्षम है और शिक्षार्थी दूरस्थ करने में क्या सक्षम है। क्या आंसर यहाँ पर हो सकता है, देखो समीपस्थ विकास वही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब उसके दायरे को शो करेगा कि वो अभी किस दायरे में वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, सहायता के साथ क्या कर सकता था और सहायता के बिना क्या नहीं वो कर पाया है। तो उसके यहाँ पर क्या बता रहा है, उसका दायरा, उसकी लिमिट, उसकी क्षमता को बता रहा है। व्हाट लर्नर कैन डू विथ और विदाउट हेल्प, उसने बिना सहायता के अभी तक क्या करा है और उसे जब बाहर से किसी की मदद मिली है उस मदद के साथ वो क्या कर सकता है, क्या अचीव कर सकता है, ये बताता है ZPD। और ZPD को बताने वाले कौन है, ZPD को बताने वाले हमारे वाइगोट्स्की। मोर नॉलेजेबल अदर, एक ऐसा पर्सन जो हमें हेल्प करता है वो कौन है, मोर नॉलेजेबल अदर, जिसको हमसे अधिक ज्ञान होगा चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो भी किसके द्वारा बताया गया है, वो भी बताया गया हमारा यहाँ पर वाइगोट्स्की के द्वारा। राइट, ये चीज़ें हो गई। ओके, और इसके फोल्डिंग के बारे में भी किसने बताया, इसके फोल्डिंग के बारे में भी यहाँ पर वाइगोट्स्की ने बताया है। चलिए अगले प्रश्न की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि हैरी को हर दिन पहेलियों को हल करना बहुत पसंद है क्योंकि उसे पहेली को सुलझाना आनंददायक और रोमांचक लगता है। यह किस प्रेरणा का एक उदाहरण यहाँ पर हो सकता है, क्या इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, अंतर्भूत भावना है, भय आधारित है या फिर ये शक्ति आधारित है। तो हैरी को ना कहानियाँ सॉल्व करना, कविताएं, पहेलियाँ हल करना बहुत पसंद है क्योंकि उसको इसमें आनंद आता है। आनंद हमेशा अंदर से आता है। राइट, तो ये किस प्रकार का मोटिवेशन हमें बताएगा, ये एक प्रकार का इंट्रिंसिक मोटिवेशन यहाँ पर दिखाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। इंट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। बाहर से यदि कोई मोटिवेशन आता तो हम लोग बोल सकते थे उसको कोई डर नहीं है कि उसको पहेलियाँ याद करना ही पड़ेगी और ये कोई शक्ति प्रदर्शन बच्चा यहाँ पर नहीं कर रहा है। ओके, तो ए आंसर यहाँ पर ठीक हुआ। तो टोटल हम लोगों ने यहाँ पर अप्रोक्स 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। स्कोर आपका क्या रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। कल आपका इवनिंग में टेस्ट रहेगा CDP के 50 क्वेश्चन का। ठीक है, टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगी और टेलीग्राम यदि आप नहीं चलाते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं 7770803840 पर। ग्रेड 2 के प्रीवियस ईयर पेपर के सारे क्वेश्चन रहेंगे। 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है जिस तरीके से अभी मॉर्निंग में हम लोगों ने सेशन में कंप्लीट किए हैं। तो पुराना कोई भी सेशन यदि आपका मिस हो गया हो तो आप उससे कंप्लीट कर सकते हैं। मिलेंगे हम लोग कल इवनिंग में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।